Hello everyone, I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. In this particular lecture, which is Electrostatics lecture 15 and the last lecture of chapter 1, you will learn about some examples from the previous year papers of the CBSE. But before starting this lecture, I would like to revise the contents of the previous lecture 14 in which हमने क्या कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड किया था ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. ओके और तीन डिफरेंट पॉइंट्स हमने कंसिडर किए थे, आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल एंड इनसाइड द शेल. सो हमें जो एक्सप्रेशन वहां आउटसाइड द शेल मिला था दैट वाज E इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. स्मॉल r स्क्वायर वहां क्या था, उस शेल के सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस जो आउटसाइड पॉइंट P है उसको स्मॉल r लिया था. कैपिटल R वाज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल एंड सिग्मा वाज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शेल. क्लियर. एंड इसी एक्सप्रेशन को हमने KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की टर्म में भी रिप्रेजेंट किया. जब हम सिग्मा को टोटल चार्ज की टर्म में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करते हैं तो वहां KQ अपॉन r स्क्वायर यानी वहां उस शेल के टोटल चार्ज को हम सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट कहते हैं. क्लियर. फिर हमने सरफेस पर जब चार्ज कैलकुलेट किया तो उसका एक्सप्रेशन था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और वहां भी सिग्मा की वैल्यू रखें तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर उसकी वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलती है. और थर्ड हमने इनसाइड द शेल जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया तो दैट वाज जीरो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस इनसाइड दैट शेल. जो चार्ज है वो शेल की सरफेस पर था, शेल के अंदर चार्ज नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जीरो आता है. Okay, so now we start the lecture 15. So first question is, in this question we have given two dipoles AB and CD, okay, which are identical and their dipole moments are also same at a particular angle 120 degree according to the given diagram. Diagram is also given in this question and there are two dipoles which are at angle 120 degree. हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. दो डाइपोल हैं तो दो डाइपोल मोमेंट्स होंगे किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, उनका हमें एक तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है. और सेकेंड, अगर हम इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो इस पर्टिकुलर सिस्टम पर, टू डाइपोल की सिस्टम पर टोटल कितना टॉर्क लगेगा उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. क्लियर. सो इसको अगर हमें यहाँ सॉल्व करना हो तो इस क्वेश्चन में सपोज वी आर हैविंग these two dipoles. अगर मैं इन डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करूं तो देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर. क्लियर. तो P कैप जो P1 होगा, सपोज अगर मैं AB जो डाइपोल है हमारे पास, इसके डाइपोल मोमेंट को अगर हम डील करते हैं तो B टू A डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी P वेक्टर जो होगा. तो फर्स्ट इस वेक्टर को हम लिख लेते हैं P1 विच इज इन द y डायरेक्शन. जो P1 होगा वो y डायरेक्शन में होगा क्योंकि माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है. ओके. सेकेंड, अगर हम डाइपोल की बात कर रहे हैं तो देखो D पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है और C पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सिचुएशन में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो D2C होगा. क्लियर. तो अगर हम उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डील करें देन इट विल बी P2 इन दिस डायरेक्शन and these both are at an angle 120 डिग्री. इन दोनों के बीच में देखो ये एंगल है 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया इन दोनों डाइपोल्स के बीच में. तो दिस एंगल इज टोटल गिवन एज इक्वल्स टू 120 डिग्री. नाउ इन दिस सिचुएशन जब भी हमारे पास में दो वेक्टर्स होते हैं और उनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो वो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम कोसाइन लॉ को अप्लाई करके. ओके. और उसकी जो डायरेक्शन है वो हम tan अल्फा वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. ओके. अब यहाँ गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन P1 और P2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शंस डिफरेंट है according to the given diagram, but they have the same magnitude because both dipoles are identical. So in this situation अगर मैं इस particular diagram से resultant dipole moment की direction find करूं graphically तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, parallelogram law of vector addition. Okay, so from parallelogram law of vector addition हम एक इस तरह से
फर्स्ट पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर P2 और एक पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर वेक्टर P1. P1 के पैरेलल क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड है ये, तो वर्टिकली अपवर्ड मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है P1 P2 का, वो सपोज इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2. सो लेट अस सपोज द रिजल्टेंट वेक्टर इज P. So how we find this vector P? According using the cosine law. Using cosine law, the magnitude of P will be what? Under root of, okay, P1 square plus P2 square. अब रिजल्टेंट को P net बोल देते हैं हम, क्योंकि P हमने किसको लिया है यहाँ, P1 P2 की वैल्यू को भी P ले रहे हैं. तो इट इज सपोज इट इज P net और P रिजल्टेंट वी कैन से. सो P net का मैग्नीट्यूड क्या होगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 degree. Okay, so it is cos 120 degree. Now if we substitute the values of P1 P2 and cos 120 is minus 1 by 2. ओके, मैंने एक पर्टिकुलर एक्स रूल आपको समझाया था एक लेक्चर के अंदर, जहां मैंने बताया था कि आपको cos 120 और sin 120 हमेशा याद रखने. sin 120 is √3/2 and cos 120 is minus 1/2. Okay, so substitute the values of these particular things. So it will be what? P square plus P square plus 2P minus 1/2. P1 P2 और cos 120 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने. 2 से 2 यहाँ कैंसिल, इट विल बी माइनस P स्क्वायर. तो एक P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल होगा. दिस इज P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. इट विल बी कैंसिल आउट और रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, P होगा. यानी, और ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई भी थी कि याद रखना है इसको, कि जब भी दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के 120 एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी वही मैग्नीट्यूड रखता है. क्लियर. तो ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट भी हम जानते हैं, अगर मान लो न्यूमेरिकल एमसीक्यू कर रहे हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, बट अदरवाइज आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको गिवन हो तो. क्लियर. तो वहां हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते. सो P net विल बी व्हाट, इट इज इक्वल्स टू P. तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया. अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें कि ये कितने एंगल पर है. तो एंगल फाइंड करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये इस P1 के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है. सपोज जो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है, इस वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है. तो अगर ये अल्फा एंगल बनाएगा तो tan अल्फा कैसे लिखेंगे हम. tan अल्फा विल बी P2 sin 120 B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा. ये फॉर्मूला था tan अल्फा का. तो B क्या है यहाँ पर, P2. तो इट विल बी व्हाट, P2 sin 120 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 cos 120. ये फॉर्मूला है उसका, P1 plus P2 cos 120. Now substitute the values of sin 120 and cos 120. तो क्या होगा, और P1 P2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, गिवन है क्वेश्चन में. तो इट विल बी P sin 120 is √3/2. ओके, sin 120 is √3/2 and P plus P minus 1/2. cos 120 is minus 1/2. Now अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो P कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा. तो P को हम कॉमन लेके यहाँ डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो और वो कैंसिल आउट कर दो. तो क्या मिलेगा हमें, √3/2 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/2 is what, 1/2. So it will be 1/2. 1 minus 1/2 and 1/2 will also cancel out, so it becomes √3. और tan अल्फा अगर √3 है तो अल्फा कितना होगा, इट विल बी, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये आएगा. सो दिस अल्फा विल बी इक्वल्स टू द 60 डिग्री. तो हमने ये जो एंगल लिया है 60 डिग्री, ये किसके साथ लिया है, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में लिया है. क्लियर. तो अगर मैं यहाँ पर एक 60 डिग्री पर रिजल्टेंट P net ड्रॉ करूं तो वो इस डायरेक्शन में आएगा एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. और अगर ये 60 डिग्री है तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री. ओके, अगर P net y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो उस सिचुएशन में x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो अब हमें P का मैग्नीट्यूड मिल गया और P की डायरेक्शन मिल गई.
कि किस पर्टिकुलर एंगल पर वो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है। अब अगर हमें यहाँ टॉर्क कैलकुलेट करना हो, हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अगर ई एक्स एक्सिस के अलोंग है तो टॉर्क क्या होगा, नाउ वी नो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फॉर्मूला देखो, हमें जितने भी पूरा चैप्टर हमने किया, जितने भी फॉर्मूला हमने लिखे उसकी एक अलग से लिस्ट बना लेना, द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला फॉर चैप्टर 1। तो ऑल फॉर्मूला आपको हमेशा याद होने चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर करके उसको बार बार रिवाइज करो, वो अपने आप याद हो जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसके सॉल्व करो तो वो आपको अपने आप रिविजन होता रहेगा और वो याद रहेंगे जब भी आप उसको किसी फॉर्मूले में यूज लोगे। सो टॉर्क इज टीई साइन थीटा, ये होता है। अब अपने को गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में P की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है जो एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ थीटा कितना होगा, थीटा क्या होता है, P और E के बीच का एंगल, कि P वेक्टर और E वेक्टर के दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो ये P वेक्टर है, P नेट जिसको हम कह रहे हैं, और ये E वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। तो हियर थीटा इज व्हाट, इट इज 30 डिग्री। तो अगर थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 कितना हुआ, 1/2। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा अपने को, 1/2 PE। ओके, इट विल बी 1/2 PE। तो हाफ PE हम इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। नाउ अगर हमें इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन क्या होगी, इस पर्टिकुलर टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो P की डायरेक्शन इधर है, E की डायरेक्शन इधर है, तो फिंगर्स को हम कर्ल किधर करेंगे, P to E। तो जब हम P to E फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं राइट हैंड की, तो स्ट्रेस्ड थंब जो है इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ओके, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड यहाँ टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ओके, तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। जिसको हम अगर सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड जेड एक्सिस होती है, तो माइनस जेड एक्सिस कह सकते हैं। ओके, और माइनस जेड एक्सिस, क्लियर। और इसको हम टॉर्क को क्रॉस, सर्कल में क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में क्रॉस परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, so in this way we can solve this particular numerical. So the next question is, in this question we have given any arbitrary conducting surface, और हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस के ऊपर या जस्ट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होती है, where the sigma is surface charge density, जिसको हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, and epsilon naught is permittivity of the medium, जिसमें वो प्लेस्ड की गई है, और epsilon naught है इसलिए डेफिनेटली परमिटिविटी मीडियम जो होगा वो एयर या वैक्यूम होगा। क्लियर। और एन कैप जो है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है अगर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो सपोज हमने एक आर्बिटरी यहाँ पर कोई एक सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस को लिया है, ड्रॉ किया है, और वहां हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी हम गॉस थ्योरम से यूज लेंगे, यानी गॉस थ्योरम को यूज लेके हम यहाँ प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा ही प्रॉब्लम हमने स्फेरिकल शेल के लिए की थी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 14 है, वहां हमने स्फेरिकल शेल पर सरफेस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं यूजिंग द गॉस थ्योरम, तो वहां भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही एक्सप्रेशन हमें मिलता है। तो वो हमें यहाँ अब एक इर्रेगुलर कंडक्टिंग सरफेस के लिए प्रूव करना है।
क्लियर। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो, जब भी हमें गॉस थ्योरम लगानी होती है, अप्लाई करनी होती है, तो हमें गाउसियन सरफेस चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए जिससे एसोसिएट हम टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस को कैलकुलेट करके गॉस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट कर सके। तो यहाँ हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पिल बॉक्स शेप का एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं। अब पिल बॉक्स क्या होता है, जैसे देखो ये छोटी सी पिल होती है, ये जिस पर्टिकुलर इस कंटेनर में, इसको मैं पिल बॉक्स कह रहा हूँ। ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, अगर इसको देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप। और इस सिलेंडर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज मच ग्रेटर, और जो इसकी हाइट है वो बहुत ही कम है। तो हाइट कम हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, ऐसी हम शेप को एक तरह से पिल बॉक्स कह सकते हैं। तो उसी टाइप का हमने यहाँ ये पर्टिकुलर गाउसियन सरफेस कंसीडर की है। दिस इज द गाउसियन सरफेस, ओके, दिस इज गाउसियन सरफेस। ये कंडक्टिंग सरफेस है जो हमें गिवन है, जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है। क्लियर। तो इस गाउसियन सरफेस ये बहुत ही क्लोज है। अब हम डायग्राम में शो करने के लिए हम इस डिस्टेंस को कुछ पर्टिकुलर ले रहे हैं, बट एक्चुअल में दीज टू क्रॉस सेक्शंस आर वेरी क्लोज टू द सरफेस, तो हम उसको जस्ट सरफेस के आसपास में ले सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, इस गाउसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस फाइंड करेंगे और उसको गॉस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बिफोर दैट सपोज कर लेते हैं कि इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पिल बॉक्स का या इस सिलेंडर का जो हमने लिया है दैट इज कैपिटल ए। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए let us consider a Gaussian surface, even Gaussian cylindrical surface, we can say cylindrical surface of cross section capital A, okay, as shown. So the total flux हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल फ्लक्स के लिए हम अगेन क्या करते हैं, तीन सरफेस एरियाज में उसको डिवाइड करेंगे, टोटल इस पूरे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को। तो अगर मैं सपोज करो एक सरफेस एलिमेंट यहां लेता हूं, तो इस सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या एलिमेंट पर डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो यहाँ ds की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो दीज टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल 0 डिग्री, P और ds जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब यहाँ अगर मैं सपोज करो कैलकुलेट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, हमने इसको स्फेरिकल शेल के लिए प्रूव किया था, बट हम यहाँ इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट अब यूज ले सकते हैं कि वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग सरफेस और कंडक्टिंग पर्टिकुलर बॉडी इज ऑलवेज 0। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पर या इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज इसके अंदर नहीं है, चार्ज कहाँ है, सरफेस के ऊपर है। तो अगर मैं इस रीजन में गाउसियन सरफेस कंसिडर करूंगा तो चार्ज एनक्लोज्ड 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स का क्या हुआ, 0 हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से होगा। तीसरा, जो ये कर्व्ड सरफेस यहां पर मिलती है, ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस पर जो इस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, तो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, और उसकी डायरेक्शन एरिया की किधर आएगी, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और ds वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, cos 90 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, e ds cos थीटा किसी भी गिवन सरफेस एलिमेंट से, और cos थीटा में थीटा अगर यहाँ 90 हो तो इस सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है। क्लियर। जैसे
ये अगर सपोज गाउसियन सरफेस है हमारे पास में और मैंने यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट लिया, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, पैरेलल टू सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ अगर देखा जाए तो, और सरफेस की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो 90 डिग्री एंगल बना, तो 90 डिग्री से फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस जो है ना वो इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो ही आता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उस डायरेक्शन में जीरो आता है। फ्लक्स है क्या, फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स फ्लोइंग आउटवर्ड समथिंग इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ दैट थिंग। क्लियर? सो इन दिस सिचुएशन अगर हम इस पूरे टोटल फ्लक्स की अगर बात करें, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय क्लोज सरफेस, कौन सी सरफेस, गाउसियन सरफेस, इज फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो फाई ई इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसी, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिमेंबर, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सरफेस का क्लोज होना जरूरी है। नाउ इन दिस सिचुएशन, जब क्लोज सरफेस की बात करें, इन दिस सिचुएशन हम अगर इसको तीन सरफेसेस में डिवाइड करें तो हमारे पास केवल एक ही सरफेस होगी जहां पर ये कॉस की एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, EDS cos थीटा, और इसको हम EDS cos 0 डिग्री लिख सकते हैं फॉर दिस सिचुएशन। रिमेनिंग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो हो गया इस क्रॉस सेक्शन के लिए, और सिलेंड्रिकल जो कर्व सरफेस है उसके लिए भी हमने थीटा को 90 कर दिया। क्लियर? आप इसमें इसको E1, E2 और E3 लेके भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, तीन टर्म लिखोगे उसमें दो टर्म ऑलरेडी जीरो हो जाएगी, बट हम डायरेक्ट डायग्राम से लिख सकते हैं कि ऑन कर्व सरफेस एंड द क्रॉस सेक्शन इनसाइड द क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। ओके, तो उसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज इंटीग्रल EDS। अब इस क्रॉस सेक्शन बहुत ही स्मॉल है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड विल बी सेम, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू इंटीग्रल DS, यहाँ क्लोज सरफेस नहीं लगेगी क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन क्लोज सरफेस नहीं है, वॉल्यूम एनक्लोज नहीं कर रहा है, और इंटीग्रल DS क्या होगा, इस क्लोज सरफेस के सारे एलिमेंट्स का सम, और सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, और उसको हम A ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, E टाइम्स ऑफ A, इट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? और यहाँ हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हियर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस क्रॉस सेक्शन इनसाइड द गिवन कंडक्टिंग सरफेस एंड ऑन द कर्व सरफेस इज जीरो। क्लियर? तो एक लाइन यहाँ हम ये लिख सकते हैं, हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कर्व्ड सरफेस and cross section inside the conductor is zero। ओके, इसीलिए हमने उन दो इंटीग्रल्स को यहाँ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसके साथ एसोसिएट फ्लक्स जीरो है, एक के लिए E जीरो है, इस सिचुएशन में क्रॉस सेक्शन के कारण क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जीरो है, और यहाँ कर्व्ड सरफेस के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ओके, तो इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस पे थीटा 90, इसलिए फ्लक्स जीरो हो गया, और क्रॉस सेक्शन जो इनसाइड द कंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो हो गया। क्लियर? अब टोटल चार्ज एनक्लोज बाय, तो ये जो सिलेंडर है ये कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज करेगा, तो यूनिट एरिया का चार्ज अगर सिग्मा है तो ए एरिया का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, उसी को सिग्मा क्यू इन कहेंगे। तो नाउ सिग्मा क्यू इन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, सिग्मा क्यू इन जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस हम लेते हैं, तो दिस विल बी व्हाट, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए कैसे आया, ए एरिया का टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना था, यूनिट एरिया का चार्ज हमें पता है सिग्मा है। क्लियर? नाउ वी यूज द गॉस थ्योरम and substitute equation 1 and 2 in that theorem. So according to Gauss theorem,
phi e is equals to sigma q in upon epsilon naught. यही एक्सप्रेशन है उसका गॉस थ्योरम का. तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट EA equals to sigma A upon epsilon naught. So this will be EA equals to sigma A upon epsilon naught. A will cancel out. और हमारी इमेजिनरी सरफेस थी ये गॉसियन सरफेस, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ यूज नहीं आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिला हमें? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और इसी से डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अब देखो डायरेक्शन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये अगर सरफेस है, ठीक है, अगर मैंने कोई आर्बिटरी सरफेस कंसीडर की और मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स हम ले सकते हैं एक सर्कल के अलोंग, और उन सारे सरफेस एलिमेंट से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब आप फाइंड करोगे ना, तो ऐसे अलग अलग एंगल्स पे आएगी. उन सब का वर्टिकल कंपोनेंट यानी पैरेलल टू दिस सरफेस जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी कैंसिल आउट. जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, वो सारे ऐड हो जाते हैं. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही रहता है हमेशा. अब वो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस की हम बात करें या ऑन द कंडक्टिंग सरफेस की बात करें. तो हेयर एन कैप उसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अदरवाइज वेल नोन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है. उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आगे कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं लें तो उसका कंपोनेंट मिलता है सरफेस के अलोंग, और सरफेस के अलोंग अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल रहा है तो उस सिचुएशन में उसमें कुछ करंट्स फ्लो होगी, और वो करंट्स हम जब एमीटर से मेजर करते हैं तो हमेशा जीरो आती है. एक कंडक्टिंग सरफेस जिस पर कुछ चार्ज है उस पर हम अगर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो करंट हमेशा जीरो मिलती है. क्यों जीरो मिलती है एमीटर की हेल्प से? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, पैरेलल टू द सरफेस नहीं होता. ओके तो इसको हम आगे प्रूव करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. इन दिस सिचुएशन हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट. जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं सरफेस पर उसके परपेंडिकुलर होता है. सो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे देन इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एन कैप, जहां एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन पॉइंट. ओके यूनिट वेक्टर है. अब वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड पॉजिटिवली, इनवर्ड नेगेटिवली. ओके सो नोट डाउन दिस वन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to solve this question. First we check कि when we placed electron or proton in a particular electric field, then in which direction they will move. Okay, so suppose we are considering that it is the direction of electric field which is vertically upward, and this field is uniform electric field. We know that a uniform electric field is represented by the parallel equidistant arrows or lines. Clear? So in this situation, suppose this is the direction of electric field, so we can assume that this electric field is produced by a positive or negative charges. So the positive charge will be where? In this direction there will be positive charge, क्योंकि positive charge से electric field away from होता है, और there may be negative charge in this direction. Clear? हो सकता है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो सकता है केवल पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव नहीं हो, ये भी हो सकता है केवल नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव नहीं हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा. तो अगर हम सपोज करें कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर प्लेस्ड किया, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? माइनस ई टाइम्स ऑफ ई. Suppose the magnitude of electric field is E. So अगर हम फोर्स की फॉर्मूला अगर लिखें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो F क्या होता है? F इक्वल्स टू QE, और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना है? माइनस E, और ये माइनस साइन इस इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है कि F और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में.
Okay, so force acting on electron will be in this direction, vertically downward. Opposite to electric field, electron move करता है. Clear? और यही situation अगर suppose करो प्रोटॉन की है, suppose we placed a proton in this electric field, then what will happen? The force acting on proton, this is the force on electron, the force acting on proton will be plus E times of E. प्रोटॉन का भी चार्ज प्लस ई ही होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, केवल साइन एक का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा. सो इन दिस सिचुएशन दिस प्लस साइन डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन आर इन सेम डायरेक्शन. सो द प्रोटॉन विल मूव इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी वर्टिकली अपवर्ड. Clear? So this is the situation. Electron move away from opposite to the direction of field, electric field, and proton move in the direction of electric field. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो in this question you have given electric field का जो मैग्नीट्यूड है that is 2.0 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, और हमें जो डिस्टेंस गिवन ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दो केसेस हमें गिवन है. पहले केस में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसमें उसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है. और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अगर हम रिप्लेस कर दें तो प्रोटॉन कितना टाइम लेगा उसी डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्प्लेसमेंट का. ओके, और टाइम टेकन का. सो इन दिस सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट गिवन इन क्वेश्चन इज 1.5 सेंटीमीटर. अब ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 1.5 10 टू द पावर -2 मीटर. Clear? So in this situation we have given electric field and the displacement. अब दो केसेस हैं, लेकिन उससे पहले हम एक जनरल केस लेते हुए कुछ एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं टाइम का, कि हमने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई भी हो, एक चार्ज क्यू हम कंसिडर करें. सपोज देयर इज अ चार्ज क्यू which is drop or released in the electric field and suppose it is moving due to that particular electric field. तो अगर चार्ज q को मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस किया तो उस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पर वो कितना होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई. अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो F इक्वल्स टू क्यू ई सिंबल. अब एक्सीलरेशन अगर मुझे इसका कैलकुलेट करना हो कि वो कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होगा, तो फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास था F इक्वल्स टू ma, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ e. अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, केवल डायरेक्शन हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं. सो द एक्सीलरेशन विल बी QE upon small m. This is equation number 1. ओके, नाउ हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को या चार्ज पार्टिकल को गिवन है, तो इतने डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगेगा फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो टाइम को, एक्सीलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने वाली जो इक्वेशन हम यूज लेते हैं दैट इज द थर्ड इक्वेशन. जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशंस डेराइव की थी, उसमें थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पर यूज लेते हैं. तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन वी नो इट इज S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यही इक्वेशन थी थर्ड इक्वेशन. वी नो वी कैन राइट हियर. सो हियर रिलीज किया है उस चार्ज पार्टिकल को या ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. तो हियर u की वैल्यू क्या है, 0 है. इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में s क्या हो जाएगा, सिंपल हाफ at स्क्वायर. अब अगर मुझे यहाँ t कैलकुलेट करना हो तो मैं t को कैसे लिख सकता हूँ, दिस t विल बी इक्वल्स टू, या t स्क्वायर एक बार लेते हैं, 2s by a. सो इट इज 2s by a. नाउ अगर t को कैलकुलेट करना हो तो दिस इंप्लाइज t विल बी व्हाट, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2s by a. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इस a की वैल्यू जो हमने एक्सीलरेशन इक्वेशन 1 में लिखा है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E, वो हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. व्हाट विल वी गेट, द इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बी t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2s एज इट इज, और
ए डिवाइड में ए है तो क्यू ई डिनोमिनेटर में और m जो है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए यूज लेना है. ओके, सो टू अंडर रूट ऑफ 2sm अपॉन QE, हमने a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है QE और ऊपर न्यूमरेटर में क्या जाएगा m, तो 2ms अपॉन QE भी इसको लिखा जा सकता है. नाउ फर्स्ट केस फर्स्ट जो हमें यहाँ सिचुएशन दी हुई है केस फर्स्ट के लिए, देखो एक तो दोनों केसेस के लिए कॉमन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट s. तो डिस्प्लेसमेंट s और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कॉमन रखें तो मास और चार्ज को ही तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है. और रिमेंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन आल्सो आपको याद होने चाहिए. क्लियर. हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ में कुछ डेटा गिवन हो, इस तरह के जो कांस्टेंट्स होते हैं वो गिवन होते हैं, बट आपको रिमेंबर भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मासेस और चार्जेस क्या होते हैं. इवन एक अल्फा पार्टिकल भी हम आगे पढ़ेंगे तो उस अल्फा पार्टिकल का भी मास और चार्ज जो है वो हमें नोन होना चाहिए. क्लियर. तो इन दिस सिचुएशन केस फर्स्ट में फॉर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम. ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 पावर -31 kg. एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो QE विच इज -E और E को हम क्या लिखते हैं, इट इज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम. अब हमें यहाँ साइन नहीं यूज लेना, ठीक है. चार्ज यहाँ पर साइन नेगेटिव साइन यूज नहीं लेना, वो साइन तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है. हम जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का केवल. ओके, सो ये मास की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड और s, ये चारों वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो T फॉर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हमें मिलेगा इट विल बी व्हाट, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू s कितना है 1.5 10 पावर -2, तो इट इज 1.5 10 टू द पावर -2 एंड m चार्ज कितना है 9.1 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय q टाइम्स ऑफ e. q is what 1.6 10 power -19, so it is 1.6 10 power -19 and e electric field is 2 10 to the power 4, so it is 2 into 10 to the power 4. जब आप इस पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करोगे, जो a है यानी कि 10 टू द पावर ये वाली टर्म है उसको आप अलग से कैलकुलेट कर लो और रिमेनिंग टर्म्स को हम अलग से कैलकुलेट करें. देन इन दिस सिचुएशन देखो 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको 1.5 इंटू 9.1 अपॉन 1.6 करना है और 10 टू द पावर अलग से सॉल्व करके जब आप इसको फाइनल आंसर इसका लिखेंगे देन द फाइनल आंसर विल बी 2.92 10 to the power -9 सेकेंड. और 10 to the power -9 को हम क्या लिख सकते हैं, नैनो प्रीफिक्स जो यूनिट्स के लिए यूज आता है 10 to the power -9. तो इसका आंसर जो है इट इज 2.92 नैनो सेकेंड. ओके, चेक करना है इस आंसर को. देन केस सेकेंड अगर हम इसका लें तो केस सेकेंड में क्या होगा, प्रोटॉन के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है उसी टाइम की. तो चार्ज तो प्रोटॉन का वही है 1.6 10 पावर -19, लेकिन प्रोटॉन का मास जो है वो डिफरेंट होता है इलेक्ट्रॉन से. तो यहां हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो फॉर प्रोटॉन द मास ऑफ प्रोटॉन mp, जिसको अगर मैं लिखूं इट इज 1.67 10 टू द पावर -27 kg. ओके, वो 10 पावर -31 के ऑर्डर का है, 10 पावर -27 के ऑर्डर का है. इसका मास हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में. और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज सेम 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम. जब आप ये न्यूमेरिक वैल्यूज मास, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मूले में प्रोटॉन के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे देन यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम या the numeric value of time for proton is equals to 0.125 10 to the power -6 सेकेंड. आपको जो न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी इसमें 0.125 10 पावर -6 और 10 पावर -6 को हम क्या लिखते हैं, माइक्रो. ओके, इट इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स फॉर यूनिट, सो इट इज 0.125 माइक्रो सेकेंड. तो एक आंसर तो हमारा हो गया ये और दूसरा आंसर हमारा 0.125 माइक्रो सेकेंड. ओके, सो नोट डाउन
And the next question is, in this question we have given a uniformly charged infinite long wire जिसके around a electron is revolving in the circular path in a plane perpendicular to the वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v, सपोज उसकी वैल्यू हम v ले, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज लैम्बडा, ओके, कूलम पर मीटर. सो हमें कैलकुलेट या क्या करना है, डिराइव, इसमें वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दिस पर्टिकुलर वायर, and we have to draw a curve kinetic energy versus the linear charge density lambda. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग रिवॉल्व करता है तो वहां एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, हमने कई एग्जांपल 11th में भी सेंट्रीपिटल फोर्स के डिस्कस किए थे कि कार अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है, तो वहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक्ट होता है. अगर कोई प्लेनेट या सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. तो ऐसे कई हमने एग्जांपल्स वहां किए थे कि स्ट्रिंग का भी एग्जांपल लिया था कि स्ट्रिंग से हमने स्टोन को अटैच किया, उसको सर्कुलर पाथ में हम रिवॉल्व करा रहे हैं, तो उस टेंशन जो लगेगा स्ट्रिंग में वो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो इन दिस सिचुएशन आल्सो द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन फॉर दिस सर्कुलर मोशन विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और हमें पता है कि किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसके सराउंडिंग में, जिसके ऊपर वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में. और वो एक्सप्रेशन क्या था, इट इज 2k लैम्बडा अपॉन r, जहां r क्या थी, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की या पॉइंट की डिस्टेंस, तो यहाँ r क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, mv²/r. ओके, तो mv²/r को QE से हमें इक्वेट करना है या EE से इक्वेट करना है, और उससे हमें V कैलकुलेट करना है, और फिर उस V का एक्सप्रेशन हम हाफ mv² में सब्स्टिट्यूट करके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे. वो एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, और उसी एक्सप्रेशन को देखते हुए हम E और लैम्बडा में एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये इसका प्रोसीजर है. इसका सॉल्यूशन क्या होगा, we know the centripetal force is required for circular motion of particle given by सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Fc equals to mv²/r. okay, where m is what, m is mass of the particle, v is orbital velocity we can say, और सिंपल वेलोसिटी भी ले सकते हैं, और इसको स्पीड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ये v. ओके, और r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, जिस सर्कुलर पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा है उस सर्कल की रेडियस है. क्लियर? इन दिस केस द सेंट्रीपिटल फोर्स यानी Fc इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, गिवन बाय FES. अगर मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ES लिखूं या कोलंबियन फोर्स भी कह सकते हो, देन इट विल बी E टाइम्स ऑफ E. ओके, E जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और E कैपिटल क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड.
ओके हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है और एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी और उसमें v स्क्वायर है तो वो स्केलर टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे। क्लियर? तो इट इज, और वैसे होगी क्या डायरेक्शन इस सेंट्रीपिटल फोर्स की टुवर्ड्स द सेंटर होगी, एज वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? सो also due to an infinite long uniformly charged wire, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, द वेक्टर ई या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ही लिखूं यहां भी मैं, तो इट इज 2k लैम्बडा अपॉन r, where k is what, k is 1 upon 4 pi epsilon naught, okay, and lambda is what, it is linear charge density, it is linear charge density। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लैम्बडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करना है हमें, इस थर्ड इक्वेशन को 2 में पुट करके FES कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करके हम E इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा फाइंड कर लेंगे। ओके सो यूजिंग 3 in 2 first, then this implies FES electrostatic force will be 2k E lambda upon small r। ओके E का एक्सप्रेशन मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 4 वी गेट, क्यों इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं। तो वी गेट दिस mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू 2k e lambda upon small r। ओके सो दिस इज mv स्क्वायर बाय r इज 2k e lambda upon small r। अब देखो यहाँ पर स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अगर हम यहाँ फाइंड करें तो वो क्या मिलेगा, दिस v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2k e lambda upon m, तो इट इज 2k e lambda upon m। ओके नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज half mv square, so the kinetic energy is k equals to half mv square। अगर हम इस इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ये पूरा v स्क्वायर है तो इससे v स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो हाफ m और v स्क्वायर क्या होगा 2k e lambda upon m। Clear? Now this m will cancel out, 2 will cancel out, so the final expression of this kinetic energy, इसको भी मैं E k या k से लिखूं सपोज, तो this k will be what, it is k lambda e, it is simply small k lambda e। small k की भी अगर आप वैल्यू रखोगे तो 1 upon 4 pi epsilon naught, this is k and डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, lambda e। so this is the expression of kinetic energy। okay so this is the expression of the kinetic energy, lambda e upon 4 pi epsilon naught और simply k lambda e। अब सेकेंड पार्ट इसका जो है उसमें क्या हमें पूछा है कि k और लैम्बडा में हमें एक कर्व ड्रॉ करना है, तो k और लैम्बडा अगर यहाँ देखें तो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यहाँ कर रहा हूं मैं इसको। ओके सिंस k इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम इसको कर्व को ट्रेस करें तो क्या आएगा यहाँ कर्व, लैम्बडा वर्सेस k विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, k y इक्वल्स टू mx जैसी, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो कांस्टेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, e टाइम्स ऑफ k। ओके अब इसी सिचुएशन में आपको अगर लैम्बडा गिवन हो, न्यूमेरिकल भी इसके रिलेटेड आ सकता है, तो लैम्बडा की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आपकी 9 10 टू द पावर 9 होता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर -19, तो केवल लैम्बडा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिक वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो नोट डाउन दिस वन।
सो नाउ आज के इस लेक्चर को हम सम अप करते हैं। हमने इस लेक्चर में 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स से रिलेटेड थे। कई क्वेश्चन में होम असाइनमेंट में दे चुका हूँ, अराउंड मोर देन 50 क्वेश्चंस मैंने होम असाइनमेंट में भी दिए हैं। 3 मैंने ऑब्जेक्ट एमसीक्यू के लिए शीट्स भी प्रोवाइड की है और एक कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन के लिए भी मैंने शीट प्रोवाइड की है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अगर कर लेते हैं अलॉन्ग विद ऑल द डेरिवेशंस जो हमने डिफरेंट लेक्चर्स में किए 0 to 1 to 14, तो आपका ये चैप्टर पूरा ओवरऑल कवर हो जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, अब ये चैप्टर होने के बाद में हम इससे रिलेटेड और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम देखेंगे, सर्च करेंगे, कई सैम्पल पेपर्स में हम इसको सर्च कर सकते हैं, लास्ट ईयर के और भी क्वेश्चंस हम सर्च कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम डील करें, इसको वापस रिवाइज करें, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। Okay, so thank you for watching this video, thank you for watching this lecture, and bye.